एक हमने नदी जल समझौते कर लिए हैं, जिसमें सिंधु जल समझौता था, गंगा जल समझौता था, ठीक है, और बाकी नेपाल के साथ में कुछ नदियों के समझौते थे। उससे दूसरी वाली क्लास में हम लोगों ने बात कर ली है एक हिस्से की जो एसआई का एक पार्ट है ना। तो किसकी बात हम लोगों ने करी थी? एक क्लास दूसरे किस चीज़ की हम लोगों ने पढ़ ली है? रेल वाली। सामान्य बजट और रेल बजट के विलय पर जितने सवाल बन सकते थे वो हमने कर लिया है। आज जो टॉपिक है आज का वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत ज़्यादा। और एक्चुअल में क्या है, वैसे पहला टॉपिक जो था ये ज़्यादातर हिस्सा एसआई के एग्ज़ाम का एएसआई में नहीं आता, लेकिन एसआई में वो सीधे सवाल बनाता है। प्रमुख अधिनियम, भारत में अब तक जो अधिनियम आए हैं उन अधिनियमों पर सवाल, और कुछ नहीं पूछता। सवाल ये पूछता है कि बताओ ये वाला जो एक्ट है ये कब आया था, ये अधिनियम कब आया था। तो हमारा आज का जो हेडिंग होने वाला है वो हेडिंग है प्रमुख अधिनियम। प्रमुख अधिनियम प्रमुख अधिनियम। अब मैं आपको बता दूं कि इन अधिनियमों में आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल एएसआई के एग्ज़ाम के लिए कि वो अधिनियम की कौन सी धारा में क्या लिखा हुआ है। ऐसे सवाल जो आते हैं कि बताइए हाँ इस अधिनियम की इस धारा में किस बात का उल्लेख है, ये एसआई के एग्ज़ाम के सवाल हैं। लेकिन एएसआई में क्या करना है, सीधे आपको अधिनियम बताने हैं कि कौन सा अधिनियम कब आया था और उस अधिनियम में क्या प्रावधान किए गए हैं। जो भी प्रावधान किसी एक्ट में आते हैं वो उसके नाम से पता चल जाते हैं, ठीक है, वो उसके नाम से पता चल जाते हैं। देखो, जब हम किसी काम को करें तो पूरे मनोयोग से काम करें, पूरी मेहनत के साथ काम करें, और जब आप पूरी मेहनत के साथ काम करते हैं तभी सकारात्मक नतीजे आते हैं। आप आधे अधूरे मन से अगर तैयारी करते हैं तो फिर सकारात्मक नतीजे नहीं आते, ठीक है। बहुत बड़े कवि रामधारी सिंह दिनकर, उन्होंने कहा था कि वक्त बदलता रहता है, वक्त बदलता रहता है, सौभाग्य न सब दिन सोता है, नसीब एक दिन जरूर जागता है। देखो आगे क्या होता है, आगे की तरफ देखिए क्या होगा। इसलिए कहा जाता कि आप अपने काम को करते रहिए, एक दिन सौभाग्य जरूर जागेगा। किस्मत हमेशा सोई हुई नहीं होती, ठीक है, एक दिन जरूर जागती है। कहते हैं जिस दिन किस्मत के दरवाजे खुलते हैं सब कुछ आपके सामने होता। तो इसलिए मेहनत करिए। ये तय कर लीजिए कि आज जो आप क्लास अटेंड कर रहे हैं इस टॉपिक से एक सवाल कंपलसरी है। अब वो कौन सा सवाल है ये नहीं कह सकते। अब यहाँ हमें कोई अधिनियम विशेष रूप से नहीं पढ़ना है, यहाँ पर हमें क्या करना है, अधिनियम कब आया था और किससे संबंधित था ये हमें पढ़ना है, ठीक है। तो पहला अधिनियम है आज का, पहला जो एक्ट है उस एक्ट का नाम है भैया लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण
अधिनियम। ये जो अधिनियम आया था, ये आया था 2012 में। 2012 में ये अधिनियम आया था, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण। और मैं आपको बता दूं, जब आप एएसआई का काम करोगे तो आपका काम लिखत पढ़त करना रहेगा। ज़्यादातर काम एएसआई का काम क्या है, थाने में बैठोगे, आपका काम चीज़ों को लिखना है, तो आपको ये धाराएं पता होनी चाहिए। तो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम कब आया था? 2012 में, कि जो लैंगिक अपराध हैं उनसे बच्चों को बचाया जाए, उनको संरक्षण दिया जाए। बच्चों के साथ में जो लैंगिक अपराध होते हैं उसमें आपको पता है कि पोस्को का नाम सुना है ना, कि पोस्को लगा दी गई है, पोस्को का भी केस डाला गया है। तो ये पोस्को ही है, ये पोस्को एक्ट है। कौन सा है? इसे क्या कहते हैं भैया? पोस्को एक्ट। तो अंग्रेजी में थोड़ा सा इसको याद रख लें, क्योंकि इसको पोस्को कहते हैं, POSCO, पोस्को कहते हैं इसको। हाँ, इसका अंग्रेजी में पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन children from sexual offense। एक्ट, बस आपको इतना याद रखना है। कभी कभी वो ऐसा दे देगा कि जो पोस्को एक्ट है वो कब का है। तो तुमने ये नाम ज़रूर सुना होगा कि कुछ अपराध बच्चों के साथ होते हैं, कुछ लोग ऐसा बच्चों के साथ लैंगिक अपराध करते हैं, तो उनके ऊपर जो केस बनता है उस समय जो केस लिखा जाता है वो किस एक्ट के तहत लिखा जाता है। तो ये नाम तो आपने सुना ही है ना, तो आप याद रखना, क्योंकि मैं बता दूं ज़्यादातर वो हिंदी में लिख के देगा आपको, क्योंकि पोस्को अक्सर लोग समझ जाते हैं। तो ये लिख के देगा लैंगिक अपराधों से बालकों के या बालकों का संरक्षण अधिनियम। ठीक है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम कब का था ये, बस इतना बताना, बाकी ज़्यादा नहीं। मैंने आपको इसका बेस बता दिया है कि बच्चों के साथ में अगर कोई अनैतिक कार्य होता है, ठीक है, तो उसके खिलाफ, उस व्यक्ति के खिलाफ जो केस लिखा जाता है पोस्को एक्ट के तहत लिखा जाता। ठीक है, ये आप जो है जब आप एसआई की तैयारी करेंगे या उसमें पढ़ेंगे तो उसमें आपको जो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कि कौन से पोस्को एक्ट के किस धारा में क्या प्रावधान है। करेक्ट। चलिए दूसरा लिखेंगे, एक एक्ट है उसका नाम है भैया, उसे कहते हैं आतंकवाद रोकथाम अधिनियम। आतंकवाद रोकथाम अधिनियम। आतंकवाद रोकथाम अधिनियम, बस आप इतना याद रखो कि आतंकवाद रोकथाम अधिनियम आया था 2002 में। आतंकवाद रोकथाम अधिनियम कब का आया था? 2002 में। आपको शायद पता होगा, ना पता हो तो मैं बता दूं, इसको अंग्रेजी में कहते थे पोटा। आपको पता ना कि पोटा लगा दिया है। हाँ, तो पोटा जो है वो यही है जो टेररिज्म को रोकने के लिए है। ठीक है, आतंकवाद को रोकने के लिए है, इसलिए पोटा को हम क्या बोलते हैं? प्रोटेक्शन ऑफ टेररिज्म एक्ट। अच्छा बताओ, पोटा किस व्यक्ति पर लगेगा?
पोटा किस व्यक्ति पर लगेगा? जो व्यक्ति आतंकी गतिविधियों में शामिल होता है उस पर पोटा के तहत मुकदमा दर्ज होता है। अब आतंकी गतिविधियां विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं, ठीक है। जो व्यक्ति, देखो इस बात को एक्ट तो पढ़ ही रहे हो, थोड़ा सा बेसिक समझ रखिए अपने अंदर। सवाल उसने बनाया कि अगर कोई व्यक्ति आतंकी गतिविधियों में संलिप्त है तो उस पर मुकदमा दायर होगा। अब कौन सा मुकदमा दायर होगा या किस अधिनियम के तहत मुकदमा दायर होगा? तो आतंकवाद रोकथाम अधिनियम या पोटा के तहत, याद रखेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ टेररिज्म एक्ट है। तीसरा है, देखिए उसको कहते हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आया था बेटा सन 2000 में। इसे वैसा कहते हैं, आपने नाम सुना होगा, आईटी एक्ट। आईटी एक्ट में तो साइबर अपराध है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। बस आपको इतना याद रखना है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब आया था भारत में, और इसमें संशोधन हुआ है 2008 में। ये भी याद रखें, आईटी एक्ट में एक बार संशोधन हो चुका है। तो अगर मैं ऐसे कह दूं, आईटी एक्ट संशोधन कब हुआ है? तो आईटी एक्ट में संशोधन हुआ था 2008 में। जो संशोधन अधिनियम था वो 2009 से लागू हुआ था। कब से? 2009 से। ऐसी देखो एक आएगा बेटा, उसको हम कहते हैं राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम। इसका मतलब क्या है उसको समझिए। राष्ट्रीय गौरव अपमान मतलब देश का जो गौरव है, जो देश की शान है, अगर कोई व्यक्ति उसका अपमान करता है, भाई राष्ट्रीय गौरव, देश का जो गौरव है उसका कोई अपमान करता है तो उसे कैसे रोका जाएगा, उसके लिए क्या एक्ट है? तो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम यह आया था बेटा 1971 में। 1971 में। अब सन 2000 में इसका नाम बदल दिया और इसको क्या नाम दिया गया? अब भारतीय झंडा अधिनियम। इसकी जगह अब जो काम कर रहा है वो है भारतीय झंडा अधिनियम, या इसे कह सकते हैं भारतीय ध्वज अधिनियम। इसकी जगह अब जो आया है सन 2002 में, वो आया है राष्ट्रीय या भारतीय झंडा अधिनियम। एक आता है, एक है बेटा भारतीय या भौगोलिक संकेतक अधिनियम। भौगोलिक संकेतक अधिनियम। वो जीआई टैग वाला है ये। तो भारतीय या भौगोलिक संकेतक अधिनियम जो आया था वो 1999 में आया था।
इसी अधिनियम के तहत तो जीआई टैग दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये जीआई टैग वाला है, जीआई टैग। तो यहाँ से 2-3 सवाल मैं मालूम कर लेता हूँ आपसे कि देखिए ये जो भौगोलिक संकेतक अधिनियम था जीआई टैग वाला, ये तो 1999 का था, लेकिन तुमसे पूछ लेंगे कि इसे कब लागू किया गया। तो लागू किया गया 2003 में। अब सुनो, मैं लागू होने की उसी की सन लिखवाऊंगा जो बाद में लागू हुए हैं। ठीक है, जैसे मैं तुमसे पूछने लगूं कि पोस्को कब लागू हुआ था, तो 12 में आया था और 12 में ही लागू हो गया था। मैं पूछूंगा कि पोटा कब लागू हुआ था, तो 2002 में आया था, 2002 से वो लागू हो गया था। मैं पूछूंगा आईटी एक्ट कब आया था, तो 2000 में आया था और 2000 से वो लागू हो गया था। झंडा अधिनियम 2002 में आया था और 2002 से वो लागू हो गया था। लेकिन मैंने लिखा है कि भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 में आ गया था, लेकिन लागू हुआ है 2003 में। करेक्ट। तो जिन उनके लागू होने की तिथियां मैं आपको बोर्ड पे लिखवाऊंगा जो बाद में लागू हुए हैं। करेक्ट भाई, जो जिस समय पर आया था अगर उसी समय पर लागू हो गया है तो मैं उसकी सन अलग नहीं लिखवाऊंगा। ठीक है, अब सवाल निकल कर आता है भैया, ये जो जीआई टैग है ये कितने समय के लिए दिया जाता है? तो याद रखें 10 वर्ष के लिए। जीआई टैग कितने समय के लिए दिया जाता है? 10 साल के लिए दिया जाता है। अच्छा बताओ, पहली बार जीआई टैग किसे मिला था? पहला जीआई टैग किसे मिला था बेटा? दार्जिलिंग की चाय। और आप जानते हैं सबसे स्वादिष्ट चाय जो है वो दार्जिलिंग की है, जबकि चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन असम करता है, लेकिन स्वादिष्ट चाय जो है वो कहाँ की है? दार्जिलिंग की। और दार्जिलिंग पश्चिमी बंगाल के अंडर में आता है। ठीक है, दार्जिलिंग किसके अंडर में आता भैया? पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत आता है। सब बच्चों ने नोट कर लिया? अब इस वाले पेज को हटा दें। चलिए और एक्ट देखें। देखो क्या होता है, मैं आपको एक मशवरा और दूंगा। दुनिया में सफल होने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं अपना होता, सबके लिए आपको मेहनत करनी होती है। अगर मैं आपको 5 या 7 एक्ट लिखवा दूं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो 5-7 एक्ट ही आ जाएंगे। बोलो। और जिस तरह से कंपनियां पेपर बना रही हैं, ये ढूंढ के ऐसा वाला एक्ट ला रही हैं जिसका पता ज़्यादातर बच्चों को ना हो। तो यहाँ हम लोग जो है थोड़े एक्ट ज़्यादा करेंगे, इससे घबराना मत। सबसे बड़ी बात तो आपके लिए ये है कि आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से एक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, कभी आप 1-2 एक्ट पढ़ के मामला रफा दफा कर दो और फिर क्या मैं कि भैया कोई एक्ट आया ही नहीं, या जो पढ़ाया था वो नहीं आया। जो पढ़ाया है आएगा वो ही, लेकिन आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। और एक्ट डिपेंड करते हैं अपनी सनों पर, तो सन आपको अच्छे से याद कर लेनी है। ठीक है, और अब 1-1.5 महीना जो भी एग्ज़ाम का बचा हुआ है उस 1-1.5 महीने तक तो याद रख ही सकते हैं भाई, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि आप याद ना रख पाएँ। एक एक्ट है, उसका नाम है विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम। ये जो एक्ट आया था वो आया था बेटा 2005 में। 2005 में आया था एक्ट। इसी को बोलते हैं, देखिए, SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट कब आया था? 2005 में। एक आया था हमारे यहाँ बेटा, उसे कहते हैं राजभाषा अधिनियम।
राजभाषा अधिनियम, ये एक्ट आया था बेटा, वैसे तो आया था 1963 में, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। आपको पता होगा, मैं आपको बता दूं कि राजभाषा अधिनियम 1963 में आया था और राजभाषा अधिनियम को लागू करा था 2 साल बाद। तो इसका मतलब राजभाषा अधिनियम को कब लागू किया गया है? तो लागू किया गया है 1965 में। बस आप 2 सवालों का जवाब दे दीजिए मुझे। पहला तो ये बताना है कि राजभाषाओं का संबंध संविधान की किस अनुसूची में है? तो अनुसूची नंबर 8। अच्छा, राजभाषा का उल्लेख भारत के संविधान के किस भाग में है? तो भाग नंबर 17। और शुरू में कितनी राजभाषाएं थीं? 14। और अब कितनी राजभाषाएं हैं? 22। क्लियर? यही बात जो है कि अगर किसी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जाएगा तो किन आधारों पर दिया जाएगा, ये काम हुआ था राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत। करेक्ट? चलिए, इसके बाद में एक एक्ट आया हमारे यहाँ, उस एक्ट का नाम था दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, खुद से बात करके देखो 1 मिनट कि ये जो अधिनियम है ये किसके लिए होगा? दिव्यांगों के लिए। तो दिव्यांगों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए जो अधिनियम बनाया गया वो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम था और ये एक्ट आया था 2016 में। कब का है? 2016 का। ठीक है। एक है एक्ट है इम्पोर्टेंट है, ये एक्ट भी इम्पोर्टेंट है, उसे कहते हैं निवारक निरोध अधिनियम। निवारक निरोध अधिनियम। और यह अधिनियम बहुत पुराना है, 1950 का है। निवारक निरोध अधिनियम क्या है? 1950 का है। इसमें एक बात थोड़ी याद कर लो, एक्ट तो याद रखेंगे ही, इसके नाम से क्लियर नहीं हो रही है मामला क्या है। देखिए, कहा जाता है कि लोक व्यवस्था को बनाने के लिए सरकार किसी भी व्यक्ति को जिस पर शक होगा सरकार को, प्रशासन को, उसे वो बिना कारण बताए अरेस्ट कर सकती है और 3 महीने तक वो उसको अरेस्ट करके रख सकती है, अधिकतम 3 महीने तक। निवारक निरोध अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को कितने समय तक, अधिकतम कितने समय तक गिरफ्तार रखा जा सकता है? जैसे एक बात बताइए, सरकार को लगता है कि ये जो घटनाएं घटी हैं इसका मास्टरमाइंड ये आदमी है। अच्छा, है या हो सकता है, इन बातों में फ़र्क है, दोनों बातों में फ़र्क नहीं है। अगर सरकार को पता चल जाए सबूतों के साथ कि ये आदमी इस गेम का मास्टरमाइंड है, तुरंत उठाकर हवालात में डाल देगा, उसमें छुपाने की ज़रूरत क्या है? बोलो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सरकारों को लगता है कि ये व्यक्ति जो है इस अपराध में शातिर हो सकता है और ये लोक व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर सकता है, तो ऐसे में उसे अरेस्ट करा जा सकता है, चाहे उसके खिलाफ सबूत हो अभी या ना हो। ठीक है। तुमने ये देखा होगा कि जब जैसे कश्मीर में जब 370 को अलग किया गया था तो लगता था कि कुछ लोग बवाला कर सकते हैं कश्मीर के, तो सरकार ने उनको नज़रबंद करवाया, नहीं करवाया, क्योंकि नहीं तो उस व्यवस्था को बनाने में गवर्नमेंट को दिक्कत आती। ठीक है। तो याद रखें इस एक्ट में क्या प्रावधान है और कितने समय का प्रावधान है, तो ये ज़रूर इम्पोर्टेंट बात है। इसमें कानून व्यवस्था बनाने के लिए
इसमें कानून व्यवस्था बनाने के लिए, इसमें कानून व्यवस्था बनाने के लिए अपराध से पूर्व गिरफ्तारी की जा सकती है। अपराध होने से पहले ही कि आदमी अपराध करेगा, इससे पहले इसे अरेस्ट कर लो, से पूर्व गिरफ्तारी की जा सकती है। जिसके की जा सकती है तथा अधिकतम 3 माह, ये लाइन जरूर अंडरलाइन करें, अधिकतम 3 माह की जेल हो सकती है। यह अधिकतम समय है। तो देखो, या तो जेल हो सकती है या उसे कहते नहीं कि घर में ही नज़रबंद कर दिया जाता है, घर में ही नज़रबंद कर दिया जाता है। तब तक नज़रबंद किया जाएगा जब तक वो काम संपन्न नहीं हो जाता। ठीक है, तो कौन सा अधिनियम ऐसा है जिसमें अपराध करने से पहले ही गिरफ्तारी संभव है? ठीक है, तो वो है निवारक निरोध अधिनियम 1950। ठीक है, जरूर याद रखें इस, और ये समय भी जरूर याद रखें, समय पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद एक एक्ट है, उस एक्ट को कहा जाता भैया महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम। महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम। ये आया था बेटा कब? 2005 में। और इसमें आपने सुना होगा डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता है, घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस बोलते हैं घरेलू हिंसा। और उस घरेलू हिंसा में जो प्रताड़ित होती हैं ज़्यादातर वो महिलाएं होती हैं। घरेलू हिंसा का शिकार कौन होता है? अधिकांशतः महिलाएं होती हैं घरेलू हिंसा में। ठीक है, तो महिला के साथ में अभद्र व्यवहार किया जाता है, उसके साथ गाली गलौच और मारपीट अगर की जाती है तो वो महिला या अगर शिकायत कर दे तो डोमेस्टिक वायलेंस के तहत उस व्यक्ति के खिलाफ केस हो सकता है। ठीक है, तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? डोमेस्टिक वायलेंस। घरेलू हिंसा की जो शिकार होती हैं अधिकांशतः महिलाएं होती हैं, इसलिए महिलाओं को विशेष रूप से इसमें संरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो ज़रूर याद रखें, अच्छा सवाल है, बन जाएगा कि बताओ ये डोमेस्टिक वायलेंस का जो एक्ट है वो कब आया था? जब आपकी जॉब लग जाएगी, एएसआई बन जाओगे ना, तो ये सब बातें ना प्रैक्टिकली हो जाएंगी। ठीक है, हाँ, जब लिखत पढ़त का काम करोगे, कोई पूछेगा भैया इनका क्या मैटर है, अरे कोई मैटर ना, इनका डोमेस्टिक वायलेंस का मैटर है, घर का ही मामला है। ठीक है, तो अब मुकदमा तो लिखा जाएगा, तो वो इसी में आएगा। एसआई में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इस एक्ट की डिटेल पढ़ेंगे कि किस में क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए एक होता है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, आपने देखो ये जो एक्ट आया था ये 2010 का था और इसको कहते हैं एनजीटी एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। पर्यावरण, देखिए फिर राष्ट्रीय हरित न्याय आयोग बनाया गया, एनजीटी कमीशन बनाया गया। तो पहले एनजीटी एक्ट आया था, तो एनजीटी एक्ट के तहत पर्यावरण के संबंध में मुकदमे लिखे जाते हैं। पर्यावरण से संबंधित मुकदमे किस में लिखे जाते हैं? ठीक है, जैसे कि मान लो
पुराल जलाई या कुछ अलग प्रकार से चीज़ों को जला के और आपने पोल्यूशन पैदा करा है, उसके संबंध में। एक आता है बेटा, उसे हम लोग कहते हैं हाँ राज्य पुनर्गठन अधिनियम। राज्य पुनर्गठन अधिनियम यह आया था 1956 में। आपको पता होगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, जिसके तहत भारत में राज्यों का निर्माण हुआ। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। एक आता बेटा भारतीय वन अधिनियम। भारतीय वन अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम बहुत पुराना है, 1947 का है। अंतर थोड़ा सा समझ लेना, कभी जल्दबाजी में सवाल को गलत कर लो। ये जो मैं अब लिखवा रहा हूँ यह है वन संरक्षण अधिनियम। यह है वन संरक्षण अधिनियम। ये दोनों बातें मैंने एक साथ लिखवाई हैं। यह है 1980 का। तो क्या याद रखना है, भारतीय वन अधिनियम कब आया था बोलो, और भारतीय वन संरक्षण अधिनियम कब का है? दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है, दोनों के स्तरों में अंतर है। याद रखेंगे, एक है भारतीय वन अधिनियम 1947 का और एक है वन संरक्षण अधिनियम 1980 का। दोनों इम्पोर्टेंट है, ये बहुत आता वन संरक्षण वाला। ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम कब का था? 1980 का। चलिए, ये बात आपने अगर नोट डाउन कर ली है तो पेज चेंज कर दें फिर। ठीक है, चलिए इसके बाद में भैया एक एक्ट आता है, उस एक्ट को कहते हैं हम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ये बताओ कब का था? 1900। और इसमें ये प्रावधान था किसी भी जंगली जानवर को नहीं मारा जाएगा। एक आता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। खूब आते हैं पेपर में ये। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये खूब आते हैं पेपर में। यह है 1986 का। और एक सवाल ज़रूर और याद रखें बेटा, ये जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, इसका एक और अन्य नाम है। इसे कहते हैं बेटा छाता विधान। किस अधिनियम को छाता विधान कहा जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को छाता विधान भी कहते हैं। एक आया था, उसे बोलते हैं जैव विविधता अधिनियम। जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, ये था बेटा सन 2002 का। इसे कहते हैं जो बायोडायवर्सिटी नहीं होती उसको बचाने के लिए, ठीक है, पेड़ पौधों की वैरायटी, प्रजातियों और जानवरों की प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए हमने जैव विविधता अधिनियम लेकर आए थे। और ये अधिनियम आया तो 2002 में, लेकिन ये एक्ट लागू हुआ था 1 साल बाद। कभी पूछने लगे ये कब लागू हुआ था, तो 2003 में। मैंने पहले बोल दिया है, जिनको लागू करा गया है 1 साल या 2 साल बाद में, हम लोग उन्हीं की बात करेंगे। एक है भारतीय जनगणना अधिनियम। कब का है? भारतीय जनगणना अधिनियम, भारतीय
जनगणना अधिनियम, ये एक्ट है बेटा बहुत पुराना, 1948 का। 1948 का पहले हमने एक्ट बनाया था और भारत की स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी 1951 में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी और किस अधिनियम के आधार पर हुई थी? तो भारतीय जनगणना अधिनियम 1948 के आधार पर 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कराई गई थी। ऐसे भी चीज़ों को याद रखना है आपको। चलिए, इसके बाद में आया था ऊर्जा संरक्षण अधिनियम। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम ऊर्जा संरक्षण अधिनियम यह आया था बेटा 2001 में। यह ऊर्जा को बचाने के लिए है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम। एक है जन्म एवं मृत्यु, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम। तुमने देखा होगा जन्म प्रमाण पत्र बनाए जा रहा है, बोलो, और मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाए जाते हैं। तो जन्म मरण या जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम आया था 1969 में। 1969 में देखिए, उसके बाद में आया मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब हुई थी? मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की संयुक्त यस सार्वभौम घोषणा जो करी थी वो 10 दिसंबर 1948 को करी थी। इसी वजह से प्रतिवर्ष हम 10 दिसंबर को मनाते हैं मानवाधिकार दिवस। मनाते नहीं मनाते? तो वो घोषणा किस सन में हुई थी? 1948 में। महामारी अधिनियम, महामारी अधिनियम कि किस तरह से महामारी पर कंट्रोल किया जाए, उसके लिए क्या व्यवस्था बनाई जाएगी। ये एक्ट हमारे यहाँ आया था भैया, बहुत पुराना है, अंग्रेजी ज़माने का है। ये एक्ट था हमारे यहाँ आया था 1897 में। अंग्रेज इस एक्ट को लेकर आए थे। अब इसमें हमने संशोधन कर दिया है। अभी इसको बदल के हमने इसकी जगह पर लिखा है महामारी रोग संशोधन अधिनियम। महामारी रोग संशोधन अधिनियम, इसकी जगह पर संशोधित कर दिया है इसके प्रावधानों को, और ये हमने लागू करा था कोविड काल में, अर्थात 2020 में, कि पैंडेमिक की स्थिति में, महामारी की स्थिति में किस तरीके से बाहर उससे निकला जाएगा, उसके क्या क्या रूल और रेगुलेशन होंगे उसके लिए। लोक प्रतिनिधि अधिनियम कब का है? लोक प्रतिनिधि अधिनियम, पहले इसको बात को समझिए। लोक प्रतिनिधि कौन होते हैं? जनता जिन लोगों को चुनती है वो लोक प्रतिनिधि होते हैं। जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति। जैसे गांव में हमारे यहाँ चुनाव हुआ प्रधानी का, तो जो हमारे गांव के प्रधान हैं वो पूरे गांव के प्रधान हैं, पूरे गांव के अंदर जो लोग रहते हैं उनका प्रतिनिधित्व करते नहीं करते, तो उन्हें कहते हैं लोक प्रतिनिधि। तो लोक प्रतिनिधि के बारे में क्या क्या रूल और रेगुलेशन होंगे उसको बनाया गया था लोक प्रतिनिधि अधिनियम के तहत 1951 में 51।
पहले लोक प्रतिनिधि अधिनियम बना था, ध्यान से सुनो, 1951 में लोक प्रति अधिनियम बना था 1951 में, और उसके बाद में लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव हुए थे पहली बार। तो पहले प्रतिनिधि जो होंगे, चाहे वो लोकसभा के मेंबर हो राज्यसभा के मेंबर हो, उनके लिए नियम बनाए गए और फिर उनका बाद में चुनाव कराया गया था। तभी तो पहली लोकसभा का गठन हमारे यहाँ कहते नहीं, पहली सरकार 1951-52 में बनी थी। ठीक है, एक आएगा देखो इसके बाद, उसे कहेंगे हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम यह आया था सन 2009 में। इसे बोलते हैं RTE, RTI नहीं, RTE, राइट टू एजुकेशन। और ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें, ये जो RTE था, राइट टू एजुकेशन, इसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 में। ये सन भी आप इसको याद रखें, ये लागू हुआ था 2010 में, और RTE एक्ट आया था कब, ये 2009 में। एक और देखेंगे, इम्पोर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है पहले भी, ये एक्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये आया था बेटा 2013 में। और जब ये आया था तो खूब पूछा गया था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब का है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब का है बेटा? अच्छा, इसमें क्या होता होगा, जो सप्लाई है फूड की, ठीक है, कोटे वाली, हर व्यक्ति तक राशन पहुंचना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में इस एक्ट में प्रावधान है। इसे कहते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। 2013 कब आया था? 2013 में मनमोहन सिंह सरकार में थे उस समय। मनमोहन सिंह सरकार में आया था क्योंकि 14 में मोदी जी आ गए थे, सरकार बदल गई थी। ठीक है, और देखिए, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम देखिए, एक आएगा लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम। यह आया था 2013 में। ये एक्ट भी कब का है? 2013 का था। आपने अन्ना हजारे का आंदोलन सुना होगा, उसके बाद। तो केंद्र में तो बनते हैं लोकपाल, समझो मेरी बात को, और राज्य में बनते हैं लोकायुक्त। और लोकपाल और लोकायुक्त राज्यों में जो होते हैं या केंद्र में जो होते हैं, उनका काम होता है कि देश के अंदर करप्शन को रोका जाए, मतलब उसकी निगरानी की जाए कि कोई भी व्यक्ति करप्ट ना हो। ठीक है, उसको रोकने के लिए, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए ये एक्ट आया था, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम। तो लोकपाल कहाँ बनते हैं? केंद्र में। और लोकायुक्त कहाँ होते हैं? राज्य में। तो उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त हैं और भारत में लोकपाल हैं। चलिए, एक एक्ट है, परिचित हैं वैसा आप उससे, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम आया था, हाँ, 1980 में। आपने सुना होगा कि भैया उस पर तो NA लग गया, रासुका। अरे भाई, हिंदी में क्या कहते हैं उसे? रासुका। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं शॉर्टकट में? NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ये कब लगता है? रासुका कब लगती है? जैसे कि वो निवारक निरोध अधिनियम बताया था मैंने, 1950 वाला,
हाँ, तो क्या है कि अगर कोई व्यक्ति व्यवस्थाओं को भंग करने की कोशिश करता है या कर रहा है तो उस पर रासुका या एनएसए लगाया जाता है। जैसा कि पब्लिक ऑर्डर है, गवर्नमेंट जो लॉ एंड ऑर्डर लागू करती है, उस लॉ एंड ऑर्डर को अगर कोई भंग करता है तो उस पर रासुका लगाई जाएगी। सप्लाई चेन को भंग करने की कोशिश करता है तो उस पर रासुका लगाई जाएगी। जैसा कि मान लो आप पैसे वाले व्यक्ति हैं और आपने क्या काम करा, आसपास की जितनी भी चीनी के कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, उनसे कॉन्ट्रैक्ट करा और सबकी चीनी तुमने खरीद ली, सबकी चीनी खरीद ली और ख़रीद के स्टोर बना लिए। अब जब मार्केट में चीनी नहीं जाएगी तो चीनी महंगी बिकेगी नहीं बिकेगी? बोलो, वो आम आदमी की पहुंच से भी ज़्यादा हो जाएगी। आपने सोचा कि जब चीनी बेचूंगा, जब चीनी जो है वो 400 रुपये किलो बिकेगी, तो अगर लोगों को चीनी की ज़रूरत है तो ख़रीदेंगे तो ज़रूरी। तो ऐसे में आप क्या कर रहे हैं, आप जो सप्लाई चैन है उसको क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। जो भी व्यक्ति देश की सप्लाई चैन को तोड़ेगा उसके ऊपर रासुका लगाई जाएगी। सप्लाई चैन भाई एक नियम है, आप सामान लो और बेचो, ये तो नियम है ना। या उस सामान को लेकर स्टोर कर लो, ये नियम नहीं है कहीं भी, ये नियम नहीं है कहीं भी, हो ही नहीं सकता ये, ठीक है। उससे देश की जो सप्लाई चैन है वो अव्यवस्थित होगी, वो टूट जाएगी, ऐसे पर रासुका लगेगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसी घटनाओं में संलिप्त दिखाई दे रहा है जिससे लॉ एंड ऑर्डर जो है वो फेल होने की संभावना है तो भी उस पर रासुका लगाई जाएगी। अगर कोई व्यक्ति जहरीले भाषण देता है, समझिए, तो उससे देश के सांप्रदायिक माहौल को खतरा अगर दिखाई देता है तो उसके ऊपर भी रासुका लगाई जाएगी, ठीक है, रासुका उसके ऊपर लगाई जाएगी। ऐसी एक एक्ट आता है बेटा, उसको कहते हैं हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, आपको पता होगा ये एक्ट आया था तब उसी सन में जिस समय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। तो इसका मतलब वो कब आया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, छाता विधान 1986 में, तो ये भी 1986 में आया था। आपको पता है उपभोक्ता संरक्षण आयोग भी है जिसकी टैग लाइन है जागो ग्राहक जागो, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति जो सामान बेचता है, अगर वो आपको डुप्लीकेट सामान देता है तो उसके खिलाफ जो प्रावधान है वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में है, ठीक है। तो उपभोक्ताओं के, कंज्यूमर के संरक्षण के लिए है। एक देखिए, एक एक्ट आएगा, उसे कहते हैं इंडियन पुलिस एक्ट। कब का है? इंडियन पुलिस एक्ट, इंडियन पुलिस एक्ट, भारतीय पुलिस अधिनियम। अंग्रेजी हुकूमत में आया था 1861 में। कब आया था? 1861 में। एक और लिखा है फिलहाल, भारतीय प्रत्यार्पण अधिनियम। भारतीय प्रत्यार्पण अधिनियम, यह आया था बेटा 1970 में, सॉरी 1962 में। भारतीय प्रत्यार्पण अधिनियम आया था 1962 में, ठीक है, 1962 में।